9 मटर मुर्गियां और सुनहरे सेब। एक बार की बात है, एक सम्राट के महल के सामने एक सुनहरा सेब का पेड़ था, जो हर रात खिलता और फल देता था। लेकिन हर सुबह फल गायब हो जाते थे और शाखाएं फूल रहित हो जाती थीं, और कोई भी ये पता नहीं लगा पाता था कि चोर कौन है। अंत में सम्राट ने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, काश मैं उन लुटेरों को मेरे फल चुराने से रोक पाता, तो मुझे कितनी खुशी होती। उसके बेटे ने उत्तर दिया, मैं आज रात बैठकर उस पेड़ पर नजर रखूंगा और जल्दी ही जान लूंगा कि वह कौन है। इसलिए जैसे ही अंधेरा हुआ, युवक सेब के पेड़ के पास जाकर छिप गया और अपनी निगरानी शुरू कर दी। लेकिन सेब अभी पकना शुरू ही हुए थे कि वह सो गया, और जब वह सूर्योदय के समय उठा तो सेब गायब थे। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी और वह दबे पांव अपने पिता को बताने के लिए चला गया। बेशक, हालांकि सबसे बड़ा बेटा असफल हो गया था, दूसरे ने सुनिश्चित किया कि वह बेहतर करेगा और शाम को खुशी खुशी सेब के पेड़ को देखने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह लेट गया, उसकी आंखें भारी हो गईं, और जब सूरज की किरणों ने उसे नींद से जगाया तो पेड़ पर एक भी सेब नहीं बचा था। इसके बाद सबसे छोटे बेटे की बारी आई, जिसने सेब के पेड़ के नीचे अपने लिए एक आरामदायक बिस्तर बनाया और सोने की तैयारी की। आधी रात के करीब वह उठा और पेड़ को देखने के लिए उठ बैठा। और देखो, सेब पकने लगे थे और उनकी चमक से पूरा महल जगमगा उठा। उसी क्षण 9 सुनहरी मोरनी हवा में तेजी से उड़ी, और जब 8 मोरनी फलों से लदी शाखाओं पर बैठी, तो 9वीं उड़कर राजकुमार के पास जमीन पर आ गिरी और तुरंत एक खूबसूरत युवती में बदल गई, जो सम्राट के दरबार की किसी भी महिला से कहीं अधिक खूबसूरत थी। राजकुमार को तुरंत उससे प्यार हो गया और वे कुछ देर तक आपस में बातें करते रहे, जब तक कि युवती ने कहा कि उसकी बहनों ने सेब तोड़ लिए हैं और अब उन्हें वापस घर जाना चाहिए। हालांकि राजकुमार ने उससे इतनी विनती की कि वो उसे थोड़ा सा फल दे दे कि युवती ने उसे 2 सेब दे दिए, एक अपने लिए और एक उसके पिता के लिए। फिर उसने खुद को फिर से मोरनी में बदल लिया और सभी 9 उड़ गईं। जैसे ही सूरज उगा, राजकुमार महल में दाखिल हुआ और उसने सेब अपने पिता को पकड़ा दिया, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और अपने सबसे छोटे बेटे की चतुराई की दिल से प्रशंसा की। उस शाम राजकुमार सेब के पेड़ के पास वापस आया और सब कुछ पहले की तरह ही बीत गया, और ऐसा कई रातों तक होता रहा। आखिरकार दूसरे भाई ये देखकर क्रोधित हो गए कि वह अपने साथ 2 सुनहरे सेब लाए बिना कभी वापस नहीं आता, और वे एक बूढ़ी चुड़ैल से सलाह लेने गए, जिसने राजकुमार पर जासूसी करने और यह पता लगाने का वादा किया कि वह सेब कैसे हासिल करने में कामयाब रहा। इसलिए जब शाम हुई तो बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे छिप गई और राजकुमार का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में वह आया और अपने बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। आधी रात के करीब पंखों की एक तेज आवाज आई और 8 मोरनी पेड़ पर बैठ गईं, जबकि 9वीं युवती बन गई और राजकुमार का अभिवादन करने के लिए दौड़ी। तभी जादूगरनी ने अपना हाथ बढ़ाया और युवती के बालों का एक गुच्छा काट दिया, और क्षण भर में युवती पुनः मोरनी बन गई, अपने पंख फैलाए और उड़ गई, जबकि उसकी बहनें, जो शाखाओं को छीलने में व्यस्त थीं, उसके पीछे पीछे उड़ी। जब वह युवती के अप्रत्याशित रूप से गायब होने पर अपने आश्चर्य से उभरा, तो राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, क्या बात हो सकती है? और अपने चारों ओर देखते हुए उसने बिस्तर के नीचे छिपी बूढ़ी चुड़ैल को देखा। उसने उसे घसीटकर बाहर निकाला और अपने क्रोध में अपने पहरेदारों को बुलाया और उन्हें उसे जितनी जल्दी हो सके मार डालने का आदेश दिया। लेकिन इससे मोरनी मुर्गियों को कोई फायदा नहीं हुआ। वे फिर कभी वापस नहीं आई, हालांकि राजकुमार हर रात पेड़ पर लौटता था और अपने खोए हुए प्यार के लिए दिल खोलकर रोता था। ये कुछ समय तक चलता रहा, जब तक कि राजकुमार इसे और सहन नहीं कर सका और उसने मन बना लिया कि वह पूरी दुनिया में उसकी तलाश करेगा। व्यर्थ में उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका काम बेकार है और इस लड़की जितनी ही सुंदर अन्य लड़कियां भी मिल सकती हैं। राजकुमार ने एक भी नहीं सुनी और केवल एक नौकर के साथ अपनी खोज पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार एक बड़े द्वार के सामने पहुंचा और सलाखों के पीछे से वह एक शहर की सड़कें और यहाँ तक कि महल भी देख सकता था। राजकुमार ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल ने रास्ता रोक दिया,
जो जानना चाहता था कि वो कौन है, वो वहाँ क्यों आया है और उसने रास्ता कैसे सीखा, और उसे तब तक प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी जब तक कि महारानी स्वयं आकर उसे अनुमति न दे। उसके पास एक संदेश भेजा गया, और जब वह द्वार पर खड़ी हुई तो राजकुमार को लगा कि वह अपना दिमाग खो बैठा है, क्योंकि वह युवती थी जिसे खोजने के लिए वह अपने घर से निकला था। और वह जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे महल में खींच लिया। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई और राजकुमार अपने पिता और भाइयों को भूल गया और उसने मन बना लिया कि वह महल में ही जिएगा और मरेगा। एक सुबह महारानी ने उससे कहा कि वह अकेले ही घूमने जा रही है और 12 तहखानों की चाबियां उसकी देखभाल में छोड़ जाएगी। उसने कहा, यदि तुम पहले 11 तहखानों में जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन 12वें का दरवाज़ा खोलने से भी सावधान रहना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। राजकुमार, जो महल में अकेला रह गया था, जल्द ही अकेले रहने से ऊब गया और अपने मनोरंजन के लिए कुछ ढूंढने लगा। उस 12वें तहखाने में ऐसा क्या हो सकता है, उसने मन ही मन सोचा, जिसे मैं नहीं देख सकता। और वह नीचे गया और एक के बाद एक सभी दरवाजे खोले। जब वह 12वें तहखाने में पहुंचा तो वह रुक गया, लेकिन उसकी उत्सुकता उसके लिए बहुत ज्यादा थी, और दूसरे ही पल चाबी घुमाई गई और तहखाना उसके सामने खुला हुआ था। वह खाली था, सिवाय एक बड़े पीपे के, जो लोहे के छल्लों से बंधा हुआ था, और पीपे से एक आवाज विनती करते हुए कह रही थी, भैया, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, मैं प्यास से मर रहा हूँ। राजकुमार, जो बहुत कोमल हृदय का था, तुरंत थोड़ा पानी लाया और उसे पीपे के एक छेद में डाला, और जैसे ही उसने ऐसा किया, लोहे का एक छल्ला फट गया। वह मुड़ ही रहा था कि दूसरी बार आवाज आई, भाई, दया करके मेरे लिए पानी ले आओ, मैं प्यास से मर रहा हूँ। इसलिए राजकुमार वापस गया और कुछ और पानी लाया, और फिर से एक घेरा उगाया। और तीसरी बार भी आवाज ने पानी के लिए पुकारा, और जब पानी दिया गया तो आखिरी घेरा टूट गया, पीपा टुकड़े टुकड़े हो गया, और एक अजगर उड़कर आया, जिसने महारानी को उस समय झपट लिया जब वह सैर से लौट रही थी, और उसे लेकर चला गया। कुछ नौकरों ने जो कुछ हुआ था उसे देखा, वे दौड़कर राजकुमार के पास आए, और बेचारा युवक अपनी मूर्खता का नतीजा सुनकर लगभग पागल हो गया, और केवल इतना ही कह सका कि वह अजगर का पीछा करते हुए धरती के छोर तक जाएगा, जब तक कि उसे अपनी पत्नी वापस न मिल जाए। महीनों महीनों तक वह इधर उधर भटकता रहा, पहले इस दिशा में और फिर उस दिशा में, लेकिन उसे ड्रैगन या उसके बंदी का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वह एक जलधारा के पास पहुंचा, और जब वह उसे देखने के लिए रुका तो उसने देखा कि किनारे पर एक छोटी मछली पड़ी हुई है, जो पानी में वापस जाने की व्यर्थ कोशिश में अपनी दुम हिला रही है। ओह, दया करो मेरे भाई, छोटा जीव चिल्लाया, मेरी मदद करो और मुझे वापस नदी में डाल दो, और मैं किसी दिन तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। मेरा एक तराजू ले लो, और जब तुम खतरे में हो तो इसे अपनी उंगलियों में घुमाओ और मैं आ जाऊंगा। राजकुमार ने मछली को उठाया और पानी में फेंक दिया, फिर उसने मछली के एक छिलके को निकाला, जैसा कि उसे बताया गया था, और उसे सावधानी से कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। फिर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया, जब तक कि सड़क पर कुछ मील आगे उसे एक लोमड़ी जाल में फंसी हुई नहीं मिली। ओह, मेरे भाई बनो, लोमड़ी ने कहा, और मुझे इस जाल से मुक्त करो, और जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे एक बाल को खींच लो, और जब तुम खतरे में हो तो उसे अपनी उंगलियों में घुमा लो, और मैं आ जाऊंगी। इसलिए राजकुमार ने जाल खोला, लोमड़ी के एक बाल को निकाला और अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह पहाड़ पर जा रहा था तो उसकी नज़र एक भेड़िए पर पड़ी जो जाल में फंसा हुआ था और आज़ाद होने की भीख मांग रहा था। उसने कहा, बस मुझे मौत से बचा लो, और तुम्हें इसके लिए कभी खेद नहीं होगा। मेरे फर का एक गुच्छा ले लो, और जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो इसे अपनी उंगलियों में घुमा लेना। और राजकुमार ने जाल खोल दिया और भेड़िए को जाने दिया। काफी देर तक वह बिना किसी रोमांच के चलता रहा, आखिरकार उसे उसी रास्ते पर यात्रा कर रहे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। ओह भाई, राजकुमार ने पूछा, अगर तुम बता सको तो मुझे बताओ कि ड्रैगन सम्राट कहाँ रहता है। उस आदमी ने उसे बताया कि उसे महल कहाँ मिलेगा और वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा,
और राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया और उसके निर्देशों का पालन किया। उसी शाम तक वह उस शहर में पहुंच गया जहां ड्रैगन सम्राट रहता था। जब वह महल में दाखिल हुआ तो उसे बहुत खुशी हुई कि उसने अपनी पत्नी को एक विशाल हॉल में अकेली बैठी हुई पाया और वे जल्दी से उसके भागने की योजना बनाने लगे। समय बर्बाद करने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि ड्रैगन सीधे वापस आ सकता था, इसलिए उन्होंने अस्तबल से 2 घोड़े निकाले और बिजली की गति से भाग निकले। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, ड्रैगन घर लौट आया और उसने पाया कि उसका कैदी भाग गया है। उसने तुरंत अपने बातूनी घोड़े को बुलाया और उससे कहा, मुझे अपनी सलाह दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, हमेशा की तरह भोजन करूं या उनका पीछा करने निकल जाऊं? घोड़े ने उत्तर दिया, पहले अपना भोजन खुले मन से खा लो और उसके बाद उनके पीछे चलो। इसलिए ड्रैगन ने दोपहर तक खाना खाया और जब वो और नहीं खा सका तो उसने अपने घोड़े पर सवार होकर भगोड़ों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह उनके पास पहुंच गया और जैसे ही उसने महारानी को उसकी काठी से बाहर निकाला, उसने राजकुमार से कहा, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि जब मैं पीपे में था तब तुम मेरे लिए पानी लेकर आए थे, लेकिन यहाँ वापस आते समय सावधान रहना, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। दुख से पागल राजकुमार उदास होकर थोड़ा आगे चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। फिर वह इसे और सहन नहीं कर सका और ड्रैगन की धमकियों के बावजूद महल की ओर वापस लौट आया। महारानी फिर से अकेली बैठी थी और एक बार फिर वे एक ऐसी योजना के बारे में सोचने लगे जिससे वे ड्रैगन की शक्ति से बच सकें। राजकुमार ने कहा, जब अजगर घर आए तो उससे पूछना कि उसे वह अद्भुत घोड़ा कहाँ से मिला और फिर तुम मुझे बता देना और मैं उसके जैसा दूसरा घोड़ा खोजने की कोशिश करूंगा। फिर अपने दुश्मन से मिलने के डर से वह महल से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद ड्रैगन घर आ गया और महारानी उसके पास बैठ गईं और उसे खुश करने लगी और अंत में उन्होंने कहा, लेकिन मुझे उस अद्भुत घोड़े के बारे में बताओ जिस पर तुम कल सवार थे। पूरी दुनिया में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुम्हें ये कहाँ से मिला? और उसने उत्तर दिया, मैंने इसे जिस तरह से प्राप्त किया है वह ऐसा तरीका है जिसे कोई और नहीं अपना सकता। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके अस्तबल में 12 घोड़े हैं जिनमें से हर एक दूसरे से अधिक सुंदर है। और एक कोने में एक दुबला पतला दयनीय दिखने वाला जानवर है जिस पर कोई दूसरी बार नजर नहीं डालना चाहेगा, लेकिन वास्तव में वह सभी में सबसे अच्छा है। वह मेरे अपने घोड़े का जुड़वा भाई है और बादलों जितना ऊंचा उड़ सकता है। लेकिन कोई भी इस घोड़े को पहले 3 दिन तक बूढ़ी औरत की सेवा किए बिना नहीं पा सकता। और घोड़ों के अलावा उसके पास एक बछड़ा और उसकी माँ है, और जो आदमी उसकी सेवा करता है उसे पूरे 3 दिन तक उनकी देखभाल करनी होती है, और अगर वो उन्हें भागने नहीं देता है तो उसे अंत में बूढ़ी औरत से उपहार के रूप में कोई भी घोड़ा मिलेगा। लेकिन अगर वह 3 रातों में से किसी एक रात भी बछड़े और उसकी माँ को सुरक्षित रखने में विफल रहता है तो उसे इसके लिए सिर उठाना होगा। अगले दिन राजकुमार ने ड्रैगन के घर से चले जाने तक उसे देखा और फिर वह चुपके से महारानी के पास गया, जिसने उसे जेल से जो कुछ भी पता चला था वह सब बताया। राजकुमार ने तुरंत पहाड़ की चोटी पर बूढ़ी औरत को खोजने का निश्चय किया और बिना समय गंवाए निकल पड़ा। यह एक लंबी और खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन आखिरकार उसने उसे पा लिया और झुककर प्रणाम करते हुए उसने कहा, आपको नमस्कार छोटी माँ। तुम्हें नमस्कार मेरे बेटे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। तो तुम्हें करना ही होगा, बूढ़ी औरत ने कहा। अगर तुम 3 दिन तक मेरी घोड़ी की देखभाल कर सको तो मैं तुम्हें मजदूरी के तौर पर एक घोड़ा दूंगी, लेकिन अगर तुम उसे भटकने दोगे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। और यह कहते हुए वो उसे बाड़ों से घिरे एक आंगन में ले गई, और हर खंभे पर एक आदमी का सिर लटका हुआ था। केवल एक खंभा खाली था, और जब वे वहां से गुजरे तो वह चिल्लाया, औरत, मुझे वह सिर दे दो जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि राजकुमार की ओर मुड़कर कहा, देखो, उन सभी लोगों ने मेरे साथ सेवा ली, तुम्हारी ही शर्तों पर, लेकिन उनमें से कोई भी घोड़ी की रक्षा नहीं कर सका।
लेकिन राजकुमार ने अपनी बात नहीं मानी और कहा कि वह अपने वचन पर अडिग रहेगा। शाम होने पर वह घोड़ी को अस्तबल से बाहर ले गया और उस पर सवार हो गया और बछेड़ा उसके पीछे पीछे भागा। घोड़ी द्वारा उसे गिराने के सभी प्रयासों के बावजूद वह बहुत देर तक अपनी सीट पर बैठा रहा, लेकिन अंततः वह इतना थक गया कि उसे गहरी नींद आ गई, और जब वह उठा तो उसने पाया कि वह एक लकड़ी पर बैठा है, उसके हाथ में लगाम है। वह डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन घोड़ी कहीं दिखाई नहीं दी और वह धड़कते दिल से उसे खोजने निकल पड़ा। वह बिना किसी सुराग के कुछ दूर चला गया था। जब वह एक छोटी नदी के पास पहुंचा, पानी को देखकर उसे वह मछली याद आ गई जिसे उसने मरने से बचाया था, और उसने जल्दी से अपनी जेब से तराजू निकाला। उसने मुश्किल से अपनी उंगलियों को छुआ था जब मछली उसके बगल में धारा में दिखाई दी। यह क्या है मेरे भाई? मछली ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़ी औरत की घोड़ी कल रात भटक गई और मुझे नहीं पता कि उसे कहाँ ढूंढूं। ओह, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसने खुद को एक बड़ी मछली में बदल लिया है और उसके बच्चे को एक छोटे बच्चे में। लेकिन पानी पर लगाम मारो और कहो, यहाँ आओ, हे पहाड़ी चुड़ैल की घोड़ी, और वह आ जाएगी। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और घोड़ी और उसका बच्चा उसके सामने खड़े हो गए। फिर उसने घोड़ी की गर्दन में लगाम डाली और उसे घर ले गया। बछड़ा हमेशा उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चलता रहा। बूढ़ी औरत उन्हें लेने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी और उसने राजकुमार को कुछ खाना दिया जबकि वह घोड़ी को वापस अस्तबल में ले गई। तुम्हें मछलियों के बीच जाना चाहिए था, बूढ़ी औरत ने मछली पर डंडा मारते हुए कहा। घोड़ी ने उत्तर दिया, मैं मछलियों के बीच गई थी, लेकिन वे मेरी मित्र नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे तुरंत धोखा दे दिया। ठीक है, इस बार लोमड़ियों के बीच जाओ, उसने कहा और घर लौट आई, ये जाने बिना कि राजकुमार ने उसकी बातें सुन ली हैं। इसलिए जब अंधेरा होने लगा तो राजकुमार दूसरी बार घोड़ी पर सवार होकर घास के मैदान में चला गया और बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगा। फिर वह आधी रात तक किसी तरह टिकने में कामयाब रहा। फिर उसे एक ऐसी नींद ने जकड़ लिया जिससे वो लड़ नहीं सकता था, और जब वह उठा तो उसने खुद को पहले की तरह ही लकड़ी पर बैठा पाया। उसके हाथ में लगाम थी। वह निराशा से चीखा और भटकने वालों की तलाश में उछल पड़ा। चलते चलते उसे अचानक वे शब्द याद आ गए जो बूढ़ी औरत ने घोड़ी से कहे थे, और उसने लोमड़ी के बाल निकाले और उन्हें अपनी उंगलियों में घुमाया। क्या है भाई? लोमड़ी ने पूछा, जो तुरंत उसके सामने आ गई। बूढ़ी चुड़ैल की घोड़ी मुझसे दूर भाग गई है और मुझे नहीं पता कि उसे कहाँ ढूंढूं। वो हमारे साथ है, लोमड़ी ने उत्तर दिया, और उसने स्वयं को एक बड़ी लोमड़ी में बदल लिया है तथा अपने बच्चे को एक छोटे बच्चे में। लेकिन लगाम से जमीन पर प्रहार करो और कहो, इधर आओ, हे पहाड़ी चुड़ैल की घोड़ी। राजकुमार ने वैसा ही किया और एक क्षण में लोमड़ी घोड़ी बन गई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसके पीछे छोटा बच्चा था। वह घोड़े पर सवार होकर वापस चला गया और बूढ़ी औरत ने मेज पर खाना रखा और घोड़ी को वापस अस्तबल में ले गई। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें लोमड़ियों के पास जाना चाहिए था, उसने घोड़ी को छड़ी से मारते हुए कहा। घोड़ी ने उत्तर दिया, मैं लोमड़ियों के पास गई थी, लेकिन वे मेरी मित्र नहीं हैं और उन्होंने मुझे धोखा दिया। ठीक है, इस बार बेहतर होगा कि तुम भेड़ियों के पास चले जाओ, उसने कहा, यह नहीं जानते हुए कि राजकुमार ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। तीसरी रात राजकुमार घोड़ी पर सवार होकर घास के मैदान में चला गया और बछड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला गया। उसने जागते रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और सुबह वह फिर से लकड़ी पर लगाम पकड़े हुए था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर रुक गया, क्योंकि उसे याद आया कि बूढ़ी औरत ने क्या कहा था, और उसने भेड़िए के भूरे बालों को बाहर निकाला। यह क्या है मेरे भाई? भेड़िया उसके सामने खड़ा होकर पूछा। राजकुमार ने उत्तर दिया, बूढ़ी चुड़ैल की घोड़ी मुझसे भाग गई है और मैं नहीं जानता कि उसे कहाँ ढूंढूं। ओह, वो हमारे साथ है, भेड़िए ने उत्तर दिया, और उसने खुद को एक मादा भेड़िया में बदल लिया है और बछेड़े को एक शावक में। लेकिन यहाँ धरती को लगाम से मारो और चिल्लाओ, मेरे पास आओ, हे पहाड़ी चुड़ैल की घोड़ी।
राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और जैसे ही बालों ने उसकी उंगलियों को छुआ भेड़िया वापस घोड़ी में बदल गया और बछड़ा उसके बगल में था। और जब वह उस पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा तो बूढ़ी औरत उन्हें लेने के लिए सीढ़ियों पर खड़ी थी, और उसने राजकुमार के सामने कुछ खाना रखा, लेकिन घोड़ी को वापस अपने अस्तबल में ले गई। तुम्हें भेड़ियों के बीच चले जाना चाहिए था, उसने उसे छड़ी से मारते हुए कहा। घोड़ी ने उत्तर दिया, मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वे मेरे मित्र नहीं हैं और उन्होंने मुझे धोखा दिया। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और अस्तबल से बाहर चली गई, लेकिन राजकुमार दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। मैंने आपकी अच्छी सेवा की है, उसने कहा, और अब मुझे अपना इनाम चाहिए। उसने उत्तर दिया, मैंने जो वादा किया था वह पूरा करूंगी। इन 12 घोड़ों में से एक चुन लो, जो तुम्हें पसंद हो ले लो। राजकुमार ने कहा, इसके बदले मुझे कोने में पड़ा वह भूखा प्राणी दे दो। मैं उसे उन सभी सुंदर जानवरों से अधिक पसंद करता हूँ। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब आप सचमुच में नहीं बता सकते। महिला ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ, राजकुमार ने कहा, और बूढ़ी औरत को उसे अपनी मर्जी से चलने देना पड़ा। इसलिए उसने उससे विदा ली और अपने घोड़े की गर्दन में लगाम डाली और उसे जंगल में ले गया, जहाँ उसने उसे तब तक रगड़ा जब तक उसकी त्वचा सोने की तरह चमकने लगी। फिर वह सवार हो गया और वे सीधे हवा में उड़कर ड्रैगन के महल में पहुंच गए। महारानी रात दिन उसकी तलाश कर रही थी और चुपके से उससे मिलने के लिए निकल पड़ी, और उसने उसे अपनी काठी पर बिठाया और घोड़ा फिर से उड़ गया। कुछ ही देर बाद ड्रैगन घर आया और उसने देखा कि महारानी गायब है, तो उसने अपने घोड़े से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम खाएंगे पिएंगे या भागे हुए लोगों का पीछा करेंगे? और घोड़े ने उत्तर दिया, चाहे तुम खाओ या ना खाओ, पियो या ना पियो, उनका पीछा करो या घर पर रहो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन अजगर ने घोड़े की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी पीठ पर उछलकर भागने वालों का पीछा करने लगा। और जब उन्होंने उसे आते देखा तो वे डर गए और राजकुमार के घोड़े को और तेज भगाने लगे, जब तक कि उसने कहा, किसी बात से मत डरो, हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। और उनके दिल शांत हो गए, क्योंकि उन्हें उसकी बुद्धि पर भरोसा था। जल्द ही ड्रैगन के घोड़े की पीछे से हाँफने की आवाज़ सुनाई दी और वह चिल्लाया, अरे मेरे भाई, इतनी तेज मत चलो। अगर मैं तुम्हारे साथ चलने की कोशिश करूंगा तो मैं धरती में समा जाऊंगा। और राजकुमार के घोड़े ने उत्तर दिया, तुम ऐसे राक्षस की सेवा क्यों करते हो? उसे लात मारकर भगा दो और उसे जमीन पर टुकड़े टुकड़े कर दो और आकर हमारे साथ मिल जाओ। और अजगर का घोड़ा उछलकर पीछे हट गया और अजगर एक चट्टान पर गिर पड़ा, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। तब महारानी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने पति के साथ अपने राज्य में वापस चली गईं, जिस पर उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया।